मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। न्यूज ट्रायल भारत, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। न्यूज ट्रायल के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम के पहले एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बिहार विधानसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2005 से 2010 और 2020 से 2025 तक का इनका टेन्योर है और ये महिषी विधानसभा जो कि सहरसा जिले के अंतर्गत आती है वहां से विधायक हैं। जी, हम बात कर रहे हैं महिषी के वर्तमान विधायक श्री गुंजेश्वर शाह जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है। कृपया तालियां बजा के हमारे मुख्य अतिथि जो आज हैं गुंजेश्वर शाह जी, इनका अभिवादन करेंगे। बिहार में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहा है। इसको लेकर जो है आपकी पार्टी जो जनता दल यू है उसकी तैयारियां क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता से वोट मांगने जा रही है? सर, विदित है कि हम लोग का नेता माननीय नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के हम लोग कार्यकर्ता हैं जी, और जनता दल यू के जो हमारे माननीय नेता हैं जी, उनका जो निर्देश है, गठबंधन का जो धर्म है उसका पालन करना हम लोग का धर्म है। और उनका निर्देश है कि एनडीए गठबंधन को हम लोग 40 या 40 सीट जितावे बिहार में, उनका ये मंशा है। हम लोग कोशिश करेंगे अपने इस जो प्रश्न है इसको हम पूरा कर सकें, ये हम लोग का कोशिश रहेगा। जी, आप राजनीति के काफी पुराने धुरंधर भी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या 40 लोकसभा सीटों में असलियत में या किस आंकड़ों तक जेडीयू और बीजेपी की एनडीए अलायंस जा पाएगी? क्योंकि पूरे बिहार का हम लोग के पास कोई गणना नहीं है, लेकिन हम उत्तर बिहार के बाद जहाँ तक रहते हैं कर सकते हैं, पूर्वांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, इसकी बात तो हम लोग जानते हैं, कर सकते हैं। यहाँ तो हम लोग निश्चित रूप से हर सीट को जीतेंगे। जी, तो कहने का मतलब है कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा, इनसे जुड़े जितने लोकसभा सीटें आप जीत रहे हैं जी। आपके यहाँ ये मधेपुरा लोकसभा सीट से दिनेश चंद्र यादव उम्मीदवार बना दिए जा चुके हैं। इनके विरोध में फिलहाल अब तक जो विपक्षी अलायंस है वो अपने उम्मीदवार को ढूंढ भी नहीं सकी है, अभी तक टिकट भी नहीं मिल पाया है। तो इससे क्या आप लोग आश्वस्त हैं कि ये सीट आपकी मधेपुरा लोकसभा सीट पक्की है या अंदेशा है कि अच्छी टक्कर होगी? अंदेशा का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि हम पहले भी हमेशा यहाँ रहे हैं जी और आज भी हैं जी, और इस सीट को जीतने के लिए कोई भी आ जाए जी, यहाँ किसी की चलने वाली नहीं है। हम लोग 3 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। एक सवाल जो सहरसा जो ज़िला है, इसके जो मुख्य शहर है, इससे जुड़ा, क्योंकि आप नगर परिषद के रह चुके हैं चेयरमैन, तो ये जो ओवर ब्रिज का जो ये मामला है और यहाँ जो जाम लगा रहता है कि अगर आप मेरे आवास पर जाना चाहें तो लगता है कि यहाँ से सहरसा से मधेपुरा लोग जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ ढाला गिरने के बाद ऐसी समस्या होती है कि विकट हो जाती है। इधर के लोग एक तरह से अपने आप को दूसरे देश के समझते हैं और लगता है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो इस संबंध में क्या आपकी सरकार और आपके... यह बात आप सही बोल रहे हैं, हम स्वयं भी महसूस करते हैं क्योंकि हम इस शहर के वासी हैं। जी, आप पहले अगर यहाँ से जाते होंगे तो 10 से 12 मिनट में आपके यहाँ जाने में 12-13 मिनट लगता था, अभी घंटा 1.5 घंटा लगता है। अभी घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो यह सही है, लेकिन समस्या जब आती है जी, जीवन और मरण का भी समस्या है। जी, हमारे बहुत नेताओं ने उद्घाटन किया, हमारे माननीय सांसद ने भी कई बार प्रयास किया, हर बार ये प्रयास करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर, किसी से मिलकर के कई बार सैंक्शन भी करा लिए हैं, लेकिन पूरे बाजार को उजड़ने की स्थिति के चलते यहाँ का ऑब्जेक्शन हाईकोर्ट में चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है, कहीं से पर भी हो जाता है। इसके चलते चूंकि जब ये ओवरब्रिज बनेगा बंगाली बाजार का, तो आप जानिए कि महावीर चौक से आगे तक अब मार्केट उजड़ जाएगा और फिर ये डीवी रोड में ये भंडार जो है खादी भंडार, इसके आगे तक का ये बाजार उजड़ जाएगा। ये लोग परिवार लेकर जीते हैं, किसी को 4 धूर जमीन है, किसी को 2 धूर जमीन है, किसी को 5 धूर जमीन है, उसी में ऊपर में परिवार है, नीचे में दुकान है।
अगर पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन उजरेगा तो जाएगा कहाँ? जी, ये इसके जीवन और मरण का सवाल है। आपके तर्क से मैं काफ़ी हद तक आश्वस्त हूँ कि काफ़ी वाजिब सा आपने बताया, लेकिन फिर मेरा एक सवाल हो जाता है कि कई बार ये ढाला गिरने पे जो जाम की स्थिति होती है तो कई बार एम्बुलेंस फंस जाता है, लोगों की जान जाने तक की नौबत आती है। परसों बस स्टैंड के पास एक बस जल रहा था और अग्निशमन यंत्र जो है वो इस जाम में फंसा था और काफ़ी विलम्ब हो गई उस समस्या को सुलझाने के लिए। हम तो सहरसा की राजनीति करते थे जी, 72 से यहाँ वार्ड कमिश्नर थे, 2 बार चेयरमैन हुए। जब हम एमएलए बने तब रिजाइन किए म्यूनसिपैलिटी से। जी, तो वहाँ का तो हमको ज्ञान था नहीं, जी, लेकिन संजोग था, दल का आदेश मिला, वहाँ गए, जीते। हम लोग 4 नदी 5 नदी पार करके अपने क्षेत्र में जाते थे। जी, एक बड़ी बड़ी जहाँ बड़ी नाव चलती थी वहाँ 2 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ता था। शायद एक दिन जब जाने में लगता था, दिन भर जब चलते थे तब अंतिम छोर पर पहुँचते थे। रात में आराम करते थे, दिन भर काम करते थे, बिहने फिर एक दिन लगता था सहरसा आने में। जी, और जब उतना नाव पर चढ़ते उतरते पैदल चलते, 1 मीटर सड़क नहीं थी। सड़कें तटबंध गदर में 1 मीटर सड़क नहीं थी, नियम नहीं था। जी, और पुल पुलिया का भी निर्माण करने का नियम नहीं था। जी, जब हम जब वोट मांगने गए थे तो लोगों का एक ही मांग था। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आए हुए थे, दीपावली का समय था, तलबा महंत के यहाँ, वहाँ पर हम लोगों ने कहा था अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो बलवा पुल का हम लोग निर्माण कराने का प्रयास करेंगे, वचन नहीं प्रयास। जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार मिला, कई बार कहा, एक आध बार रोए भी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते गुंजेश्वर जी मामला है, ये 800-900 करोड़ लगेगा, ये बिहार सरकार का 35,000 का बजट है, कहाँ संभव है? ये बिना केंद्र से संभव नहीं है। जी, तो हमने कुछ ऐसी बात है जो यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, हम एक गणना बताए उनको, उनको लगा हल्का, वो स्वीकार कर लिए। दोबारा जब मिलने गए तब, और उन्होंने उसमें जो कमिश्नर थे आरके सिंह, उसको उन्होंने कहा भाई सब जिला में जाते हैं कुछ न कुछ तो देते ही हैं, सहरसा भी जाएंगे कुछ तो देना ही पड़ेगा। गुंजेश्वर का मांग जो बहुत वाजिब है, समस्या सही है, जी, इसका टेंटेटिव एस्टिमेट करिए आप। जी, और हमसे कहा गया था ये बात कहीं बोलना, जब तक हम लोग कुछ करने लें तब तक बोलना नहीं है। तो फिर जब ये सहरसा आए तो घोषणा हुई 250 करोड़ पर, जहाज पर जब चढ़े तो 350 करोड़ हो गया। जी, और जब वहाँ पुणे का जांच यहाँ आया टीम तो 550 करोड़ हो गया। और जब बिरोल तक जोड़ने के बात आएगी तो 900 करोड़ हो गया। लेकिन माननीय नीतीश कुमार में एक गुण है जो आज तक हमने किसी नेता में नहीं देखा। अगर सच्ची बात हो, मामला सही हो, तो पैसे का प्रवाह कभी नहीं करते हैं। और सत्य बात वो समझ जाए तो उनको ऑर्डर करने में 15 सेकंड बहुत हो जाता है। तो आप मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब भी रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि कब तक कोई मंत्रालय आपको मिलेगा? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री का अपना चॉइस है, उसको सरकार चलानी है, जैसे सरकार चले वो चलावे, हम लोग को इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। और जो आजकल एक मीडिया जगत में जो एक सवाल उभरता है बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कि जो एक टर्म यूज किया जा रहा है पलटू राम की, आज इस तरफ हैं कल उस तरफ, इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमको लगता है हमारे मीडिया भाइयों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि पूरे जुडिशल से लेकर के जनता के हर विचार को मोबाइल पर रखते हैं अपने माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब मीडिया है, लेकिन सच्चाई से भाग रहा है वो। अरे हम कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं मीडिया वाले भाई, आप उल्टा क्यों बोलते हैं? तो मतलब हम तो कहीं नहीं जाते हैं, बीजेपी वाले या आरजेडी वाले, हम तो मुख्यमंत्री हैं जी, थे, रहेंगे। अरे कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता, ये आया तो रख लियो, आया तो रख लिए, हम कहाँ जाते हैं?
पलटता कोई है और नाम मेरा लगता है। अच्छा, तो बेहतर क्या समझते हैं कि जेडीयू का आरजेडी के साथ होना या जेडीयू का बीजेपी के साथ होना, कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा ये हमारे नेतृत्व पर छोड़ दीजिए, ये हमसे मत पूछिए। हमारे नेतृत्व को जो अच्छा लगे वो करे, हम अपने नेतृत्व के साथ। तो कोसी सीमांचल में जो 7 जिले आते हैं और इनसे आपका आपके ताल्लुक भी रहे हैं क्योंकि आस पड़ोस के ज़िले हैं, तो यहाँ की जनता को क्या लगता है कि क्या बेहतर कॉम्बिनेशन है, आरजेडी प्लस जेडीयू या बीजेपी प्लस जेडीयू? क्योंकि आप वोट मांगने जाते होंगे, जनता के सामने अपनी बातें रखते होंगे, समस्याएं आपके सामने रखी जाती होगी, सवाल ज़रूर उठते होंगे कि भाई अगली बैजनाथपुर पेपर मिल जो है वो आप सहरसा में रहे हैं और काफ़ी जुड़ाव और लगाव रहा है आपका, वो उसकी स्थिति क्या होने वाली है? क्या वो इतिहास हो जाएगा या उसके संबंध में सांसद या आपके या अन्य नेताओं के स्तर पे किसी तरह की कोई कुछ हो रहा है? तो दरअसल सांसद जी माननीय दिनेश कुमार जी प्रयास किए थे, प्रयास सफल नहीं हुआ, तो कुछ दिन विजेंद्र बाबू भी हुए, उसको भी हम लोगों ने कहा, वो भी सफल नहीं हुए। अब तो जैसा हमको जानकारी मिली है वो जमीन का लीज हो गया है, अब तो फैक्ट्री का सवाल नहीं उठता है, इसलिए वो एक कल्पना ही रह गया, सपना ही रह गया। एनडीए इस बार 300 पार या 400 पार? अब सवाल उठता है हम लोग के मेहनत पर, हम लोग के हमारे कार्यकर्ता के बल पर हम जितना भी जाएं, लेकिन सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार, तो इससे पूरे देश का हमको ज्ञान नहीं है, हम तो सिर्फ जो बात करेंगे मिथिलांचल पूर्वांचल यहाँ की बात करेंगे, लेकिन कल्पना लगता है उनके बात में कुछ सच्चाई है, हो भी सकता है। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि किशनगंज की एक इकलौती सीट, लोकसभा सीट जो पिछले बार कांग्रेस ने जीती थी, वो भी आप लोग जीत रहे हैं? हम लोग कोशिश करेंगे इस बार जीत लें, कोशिश करेंगे इस बार जीत लें। अच्छा, तो मतलब फिर से राजद का खाता नहीं खुलने जा रहा, ना लेफ्ट का? मेरा कहना है किसका खाता खुले किसका बंद हो, इसके लिए हम जवाब देने हैं, हम जीते ये मेरी जवाबदेही है। इस बीच जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है उससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे राजेश रंजन और पप्पू यादव, इनके टिकट को काट दिया गया और बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया, जो कई बार से आपके सरकार में ये एमएलए रही हैं और मंत्री का भी पद उन्होंने सुशोभित किया है। तो क्या लगता है आपको, पप्पू यादव के साथ ये आरजेडी ने या कांग्रेस ने कोई अन्याय किया है या इनकी राजनीतिक पटकथा को इस बार पहले ही लिख दी गई थी? देखिए, उन दलों की अपनी मर्यादा है, अपना चिंतन मनन है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। दल का मामला है, दल जाने, उससे मेरा क्या लेना देना। आखिर में इसमें अगले रैपिड चार्ज राउंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है, बस हाँ या ना या एक नाम पूछना है, और अगर आप किसी भी सवाल से नाखुश हैं या अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते तो आप पास बोल देंगे। तो इसका मतलब मैं अगला सवाल आपसे करूंगा, बेहतर प्रशासक देश में कौन है, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? राज्य के लिए नीतीश कुमार, देश के लिए नरेंद्र मोदी। मैंने पूछा है बेहतर प्रशासक कौन ओवरऑल, इसमें राष्ट्र और राज्य का सवाल नहीं, किसी एक को चुनना हो आपको तो आप नीतीश कुमार मोदी से बेहतर प्रशासक। आपसे अगला सवाल कि क्या दिनेश चंद्र यादव जो स्थानीय सांसद है, इनसे पहले कोसी का विकास हुआ था कि इन्होंने ही कोसी का विकास किया इसलिए इनका नाम कोसी कोसी का पुत्र पड़ गया? यह जब हम लोग राजनीति शुरू किए थे तो कोसी में कुछ था ही नहीं जी, जिला था जी, कलेक्ट्रेट था, एसपी कार्यालय था, बिल्कुल विकास कुछ नहीं था। तो जब से दिनेश चंद्र जी आए हैं विकास तो तभी दिखाई पड़ा। इसके पहले तो आप भी यहीं रहे होंगे, आप भी यहीं के पल्ले बढ़े हैं जी, आप भी देखे होंगे जी। हम लोग पैदल जाते थे, कैस्टोली 13 मिनट लगती थी जी, अब हमको 1.5 घंटा लगता है। तो विकास इसी से कल्पना कर लीजिए, जी, बिना विकास से संभव नहीं हो सका है। तो पहले विकास तो निश्चित रूप से दिनेश चंद्र यादव आने के बाद ही कोसी में विकास हुआ है।
बिल्कुल। जो कि एक सवाल मैंने पहले पूछा भी था, उसको आपने बोल दिया था कि आपको बेहतर टक्कर दिनेश चंद यादव को कौन दे सकता है, पप्पू यादव, केसर या कोई नहीं। तो आपका जवाब इसमें कोई नहीं है। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप फिल्मों के शौकीन रहे हैं, फिल्म देखते हैं या देखते थे? बचपन में देखते थे। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? फेवरेट मूवी, बेहतरीन फिल्म आपकी कौन सी? अब नहीं देखते, 20-25 साल से नहीं देखते। तो आपके दिल के करीब कौन सी मूवी रही, सबसे अच्छी कौन सी फिल्म लगी आपको? सबसे बढ़िया फिल्म हमको लगा था शहनाई। शहनाई, अच्छा। तो आपके बेहतर एक्टर, बेस्ट एक्टर कौन हुए, फेवरेट एक्टर? उसमें दिलीप कुमार। दिलीप कुमार थे, तो मतलब दिलीप कुमार के आप फिल्मों को देखा करते थे। ठीक है। अगला सवाल कि पार्टी में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, मतलब कार्यकर्ता या आप जैसे, या अन्य दूसरे जो संवैधानिक पदों पर बैठ जाते हैं, एमएलए हुए, एमपी हुए, मिनिस्टर हुए, एमएलसी हुए, ये किसको महत्वपूर्ण मानते हैं आप? इसको इसे ही मानिए, हम लोग ये गाड़ी चलाते हैं जी, गाड़ी में बहुत पार्ट है जी, ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करता है, एक भी पार्ट गड़बड़ हो जी, तो गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल, ड्राइवर का कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो पार्टी का प्राण कार्यकर्ता होता है, बिल्कुल, कार्यकर्ता नहीं तो पार्टी नहीं, बिल्कुल, जब पार्टी नहीं तो फिर नेता नहीं, बिल्कुल। इसलिए कार्यकर्ता सबसे बड़ा है। अगला सवाल कि किस पार्टी में आपको अनुशासन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जनता दल यूनाइटेड, राजद या भारतीय जनता पार्टी? अभी तो हम लोग जहाँ हैं जी, वहाँ के जो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जी, उनके अनुशासन के सामने अभी किसी का अनुशासन सही उतना मजबूत नहीं है जितना उनका है। जी। क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्षी दल कई सारे इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि ईवीएम के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में छेड़छाड़ होता है, ये सरकार प्रशासन ये करवाती है, इससे आप वाकिफ़ हैं? या क्योंकि जनता के बीच पसोपेश की स्थिति बन चुकी है, वो डाउट में रहते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। एक्चुअली हो गया क्या, जी, हमको चोरी करने का जो बहाना ढूंढते हैं वो मिल नहीं पा रहा है। जी, जब आप ईवीएम से जीतते हैं तब तो ईवीएम को खराब नहीं कहते हैं, बिल्कुल। जब हार जाते हैं तब खराब कहते हैं। अरे आप तो इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, पूरे जो पत्रकार जितने हैं जी, सब लोग जानते हैं बूथ लूट होता था। बिल्कुल, 2005 से पहले कोई भी सरकार जी, बिना बूथ लूटे सरकार नहीं बनाई। बिल्कुल, लाटन चौधरी से साधु भी जी, बूथ लूटा करते थे और पंचायत में आप वोट नहीं गिरा सकते। बहुत गरीबों ने, जब हम लड़ने गए थे तो नारायणपुर एक पंचायत है, जी, वहाँ के मुखिया जी थे, जी, तो हम कुछ लोग आ गए, दबंग लोग खड़ा होगा, पर में भाई खड़ा कर दिया, बिल्कुल, तो आ गया 25-30 राइफल लेके उसके यहाँ। जी, सवेरे विदा हुआ, हम सवेरे उनसे वोट मांगने चले गए, तो बोलते हैं हम क्या कहेंगे, हम कैसे वोट गिराएंगे, अब तो ये मामला है। चलिए भाई साहब, आज तक यहाँ का गरीब को आपने वोटर लिस्ट, वोट बैलेट नहीं देखने दिया, लाल होता है कि पीला होता है, और आज भी आप बंदूक से, जो बंदूक से डराते थे, बंदूक से आप डर गए। वो बंदूक का डर था या सामाजिक विषमता का? नहीं, उसमें बाहुबली, पैसा बल, बाहुबल, सरकार बल। तो क्या आपको लगता है कि वो वॉशिंग मशीन वाली बात बस जुमला है? प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार है, बिल्कुल, हम विचार को किसी को हम खराब नहीं कर, अपने विचार है रखे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको स्वतंत्रता है, सब रख सकता है, भी रख रहा है। जी, वॉशिंग मशीन तो मेरे घर में है नहीं, मेरे बेटा को होगा, हमको तो जीवन में देखे नहीं। अच्छा जी। हम लोग तो वही सोडा, वही साबुन से काम चलाते थे। चश्मा गोला साबुन उस समय, चश्मा हमको नहीं लगता है। चश्मा गोला साबुन हुआ करता था। हाँ, चश्मा गोला, जी। उससे पहले 501 चलता था। हाँ, 501 भी चलता। ये 501, हम लोग 501 वाला में है। जी, तो अब जो है लोगों को विचार अपना अपना है, बोलने का बोले। वॉशिंग मशीन कहीं कुछ नहीं है, जी, गलती किए हैं, जवाब दीजिए, जवाब संतुष्ट है, कोर्ट बरी कर देगा आपको। हमने आपको फंसाया है, जी, जो लोग लालू जी को फंसाया, जी। वही लालू जी का भी साधु का रहा। बिल्कुल, हम क्या बोले, हम विपक्ष को क्या समझे? जी, जो लोग लालू को फंसाया वही कहता लालू साधु है, वही जेल भेजवाए, वही कहता साधु है। वो कल क्या बोला, आज क्या बोलता है, इसको हम क्या समझे? किस तरह जो पर तोल, आप ही बता दीजिए। जी, इसलिए उन विपक्षी के बातों में हम बहुत विश्वास नहीं रखते हैं।
वो कब क्या बोलेंगे, अपने जरूरत के हिसाब से बोलते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से बोलते हैं, वोट के हिसाब से बोलते हैं, कास्ट के हिसाब से बोलते हैं, धर्म के हिसाब से वोट के लिए बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, इनकी उपलब्धियों में आप सबसे बेहतर उपलब्धि किसे मानते हैं? अगर मैं 3 ऑप्शन दूं, जम्मू कश्मीर से 371D 35A को हटाना, या राम मंदिर का निर्माण, और या डीमोनेटाइजेशन, या GST इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आप किसे सबसे बेहतर इससे कदम मानते हैं? जी, एक और आप पूछते हो तो अच्छा होता। यूनिफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी मोदी जी का कोई जोर नहीं है, उनको उनकी सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। 370 भी बहुत प्रमुख है, राम मंदिर बहुत प्रमुख है। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के प्रयास से कब तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी? तो जिस हिसाब से ये जनता को विश्वास दिला रहे हैं, विश्वास पर खड़े उतरेंगे ही, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से कथनी और करनी में एक रूपता आएगा। तो ये थे महिषी से विधायक गुंजेश्वर शाह, जो कि 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं महिषी विधानसभा क्षेत्र का। सहरसा नगर परिषद के भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, और सहरसा में ही पले बढ़े हैं, और यहाँ से इनका काफ़ी लगाव जुड़ा रहा है। आप हमारे साथ आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। एक और बात, आपको अगर हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा, ये प्रयास अच्छा लगा, तो आप बिना दबाव के, इसमें कोई दबाव नहीं है, हमारे चैनल न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए अपने क्षेत्र की जनता, आम जनता से कर सकते हैं। हम अपने आपको भी धन्यवाद देते हैं, अपने जनता से आग्रह करते हैं, इसका जितना भरपूर उपयोग करें, जी, इसका सहयोग लें, सहयोग दें। न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब करें, ट्रायल न्यूज़ ट्रायल भारत, हाँ, भारत को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, धन्यवाद।